हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब भी। आई होप आप लोग डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन के साथ अपने ड्रीम के लिए रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, अभी जो चैप्टर चल कर रहे हैं उसके अंदर एक एम टी पी एम टी पी वन जो लेटेस्ट आई हुई है उसका एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपने अभी तक सही से रिवीजन किया है, पढ़ाई की है, तो आप इस क्वेश्चन को क्रैक कर लेंगे। क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिसेस सविता, एम एस सविता, a resident who attained the age of 60 year on 1st April 2024. Okay, total income is 7,25,000 comprising of salary income interest on face under default tax regime, यानी न्यू वाली जो हमने कैलकुलेशन सीखी है उसके ऊपर। ओके, अब मुझे एक चीज़ बताइए, अगर 7 लाख तक इनकम होती तो रिबेट कितना होता? सर 25,000। ओके, इन्होंने एक्स्ट्रा क्या अर्न किया है? सर इसने 25,000 मतलब 7 लाख तक अगर इनकम होती तो टैक्स 25,000 तक नील हो जाता। ओके, लेकिन इन्होंने एक्स्ट्रा क्या अर्न किया? सर 7,25,000 में इन्होंने 25,000 एक्स्ट्रा अर्न किया है। ओके, चलिए 7,25,000 पे टैक्स कैलकुलेट करके बताइए। सर ये आ जाएगा 27,500। ओके, अब मेरी बात को ध्यान सुनेगा, ये चीज़ मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूँ और आई होप यू कैन कैच कि भैया 27,500 मुझे टैक्स पे करना है बिफोर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, और मेरी इनकम कितनी इंक्रीमेंट हुई है? 25,000। मेरी इनकम बढ़ी है 25,000 से और तुम मुझसे कह रहे हो टैक्स दे दो 27,500, मुझसे एक्स्ट्रा कितना मांग रहे हो? 2,500। तो हमने एक टॉपिक सीखा था ना, मार्जिन रिलीफ, उसमें हमने ये कहा था कि मैं जितना अर्न कर रहा हूँ आई एम रेडी टू पे माई इनकम एज अ टैक्स, बट यू कांट आस्क मी फॉर दोज अमाउंट विच आई नॉट अर्न टैक्स। मैंने 100 रुपये कमाए, तुम 100 रुपये बोलो मैं टैक्स दूंगा, लेकिन मैंने 100 रुपये कमाए, तुम कह रहे हो 200 का टैक्स दो, मैं कैसे दे सकता हूँ? तो गवर्नमेंट देती है मार्जिन रिलीफ, और यहाँ पे कितने का मार्जिन रिलीफ मिलेगा? 2,500 का। ओके, तो टैक्स लाइबिलिटी कितनी थी? 27,500। मार्जिन रिलीफ कितने का मिलेगा? 2,500 का। सो माय डियर फ्रेंड, कितना हो जाएगा ये? 25,000। अब इसमें जरा 4% ऐड करके मुझे बताओ तुम्हारा आंसर कितना आ रहा है। लेट मी चेक। 25,000 प्लस 4%, सर 26,000। तो इसका आंसर जो है आपको होना चाहिए 26,000। माय डियर फ्रेंड, आप आंसर जाके चेक कर सकते हैं। यानी सर हम एग्जाम के क्वेश्चन कर पाएंगे? यस, जो अभी तक मैंने करवाया उसके हिसाब से आप कर सकते हो। एक और चेक कर रहा था मैं क्वेश्चन, आपका पास्ट ईयर का टैक्सेशन का क्वेश्चन पेपर था आपका, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन तो है, लेकिन उसके लिए केस बेस्ड स्टडी पढ़नी पड़ेगी, और मैंने अभी आपको पूरा सिलेबस नहीं करवाया। एक बार मैं करवा दूँ, उसके बाद मैं डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपको कराऊंगा। मार्क जरूर करा दे रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, देख सकते हो जब ये हमारा चैप्टर हो जाएगा तब, ठीक है। चलो, अभी तो मैं आपको परेशान नहीं कर रहा, अभी के लिए मैं कह रहा हूँ कंट्रोल करो, लेटर ऑन वी विल डिस्कस। लेट मी शो यू। ये तो ग्रॉस इनकम का क्वेश्चन पूछ रखा है, चलो कोई नहीं, वी विल कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, ठीक है। आज हमारा लास्ट सेशन है और आज इस चैप्टर को रिवाइज करके हम पूरा पैक करने वाले हैं। अभी तक हमने क्या किया, क्वेश्चन था एग्जाम का MTP1 का क्वेश्चन नंबर 4, वो हमने निपटा दिया, जो कि आपके May 24 की MTP का था। ओके, अब मुझे जो आपको टॉपिक पढ़ाना है, दिस इज अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम। अनडिस्क्लोज्ड सोर्स ऑफ इनकम। सर ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पढ़ना भाई, पढ़ लो। अब MCQ का जमाना आ गया तो एग्जामिनर कब क्या पूछ ले हमें कुछ भी नहीं पता है। इसको बताते समय मैं सबसे पहले एक सेक्शन आपको इंट्रोड्यूस करूंगा, सेक्शन 115 BBE। ये क्या कहता है? डीम्ड इनकम अंडर सेक्शन 68/69/69A/69B/69C/69D shall be taxable at the rate 60% plus 25% surcharge
प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एंड एजुकेशन सेस इफेक्टिवली टैक्स रेट 78%। सर आपने हमें कुछ समझाया नहीं, कुछ पढ़ाया नहीं, कुछ मोटिवेट नहीं किया, डायरेक्ट ये क्वेश्चन रख दिया। हाँ जी बिल्कुल रख दिया। मैं आपको टॉपिक की वैल्यू समझाना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है और मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ। सर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आया जी ऐसे डायरेक्टली तो अभी तक नहीं आया, लेकिन एमसीक्यू आ चुका है, तो किसी भी क्वेश्चन की एडजस्टमेंट डाल देंगे और बोलेंगे बताओ इस पर टैक्स रेट क्या लगेगा। आप बेसिक एग्जाम्पशन 3 लाख 2.5 लाख वाली लगा के आ जाओगे, आपका आंसर गलत हो जाएगा। इस पे जो टैक्स लगेगा वो है 78%। सर क्या है ये, वही है आज का सेशन कि ये क्या है। ओके, अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम क्या कह रहा है कि भैया सेक्शन 115 बी बी ई, अभी मैं बुक से मार्क करा दूंगा आपको, डोंट वरी, ठीक है, मैं अभी बुक से मैं आपको मार्क करवा दूंगा। 115 बी बी ई ओके, कहता है कि डीम्ड इनकम, मतलब वो डीम्ड मतलब क्या होता है, हमने मान लिया, मतलब टैक्स कह रहा है कि मैंने मान लिया कि ये तुम्हारी इनकम है। अरे कैसे कैसे मान लिया, डोंट वरी, वी विल चेक कि गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है, टैक्स लॉ ऐसा क्यों कर रहा है, वी विल लर्न। लेकिन अभी के लिए समझो कि वो कह रहा है हमने ये मान लिया, ठीक है। एक लड़का लड़की बहुत रोमांटिक बातें कर रहे हैं, एक दूसरे कंधे में हाथ डाल रखा है, एक दूसरे के हाथ पकड़ रखे हैं, सामने वाले अंकल क्या समझेंगे, सेटिंग हो रही है, समझ रहा हो मेरी बात। तो उन्होंने ये मान लिया, डिम्ड कर लिया, ठीक है। एक छोटा सा बच्चा जो बहुत भूखा है, एक औरत आती है अपना पल्लू लेके उसका मुंह पोंछती है और दूध पिलाने लगती है, डीम्ड क्या होगा कि वो उसकी माँ है। तो इसी तरीके से यहाँ पे हम डीम्ड कर रहे हैं, मान रहे हैं कि ये आपकी इनकम है और टैक्स रेट होगा 78%। सर 78 का मतलब जानते हो? हाँ बिल्कुल जानता हूँ। तो सर ये सारा गवर्नमेंट हमसे ले लेगी? हाँ सर बिल्कुल ले लेगी। सर ऐसा क्या किया हमने कि गवर्नमेंट हमसे 78% का टैक्स ले रही है? 60% का टैक्स रेट हाईएस्ट ब्रैकेट, 25% का सरचार्ज हाईएस्ट ब्रैकेट, 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन हाईएस्ट, एंड इन टोटल इज 78%। हमने ऐसा क्या अपराध कर दिया सर, प्लीज़ हमें बताओ, ऐसा कौन सा पाप हुआ हमें? सो माय डियर फ्रेंड, हियर आई एम इंट्रोड्यूसिंग योर लास्ट टॉपिक ऑफ आवर बुक। ओके, टॉपिक बहुत सारे, लेकिन मैंने अभी के लिए ये लास्ट रखा है। देन जैसे जैसे चैप्टर ऐड होंगे, टॉपिक्स ऐड होंगे, आई विल डिस्कस। हमें सर पढ़ना है कैश क्रेडिट के बारे में, सेक्शन 68। हमें पढ़ना है अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में, सेक्शन 69। हमें पढ़ना है अनएक्सप्लेन्ड मनी के बारे में, सेक्शन 69A। फिर है अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉट फुली डिस्क्लोज्ड, सेक्शन 69B। हमें पढ़ना है अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, सेक्शन 69C। उसके बाद हमारे पास 6 टॉपिक, अमाउंट बोरोड और रीपेड ऑन हिंडी, सेक्शन 69T। ये टॉपिक हम पढ़ेंगे और इस पे जो टैक्स रेट होगा वो होगा एट द रेट 78%। जिन भी दोस्त के पास बुक्स है वो बुक से पढ़ लेना, जिनके पास बुक्स नहीं है वो मेरे साथ नोट्स बना लो। और हाँ, अगर आप बोथ ग्रुप एग्ज़ाम दे रहे हो, और अगर आप बोथ ग्रुप एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर आपके पास स्टडी टाइम कम है, देन गो विथ बुक। ओके, आइए नोट्स बनाते हैं। सर क्या है ये, आइए सेक्शन 68 लिखते हैं। सर लिखवा लिखवा के समझाओगे? हाँ जी लिखवा लिखवा के समझाऊंगा। सर ऐसे समझा दो ना, मज़ा आएगा। लिखो लिखो, ये रिटर्न टॉपिक ही है, ये मतलब प्रैक्टिकल आएगा ही नहीं, डायरेक्ट रिटर्न ही पूछेगा आपसे कि व्हाट डू यू मीन बाय कैश क्रेडिट, कैन यू एक्सप्लेन अनएक्सप्लेन्ड इनकम, एंड व्हाट इज द टैक्स रेट टू बी चार्ज ऑन अनएक्सप्लेन्ड इनकम। इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा डायरेक्ट, ठीक है। ओके सर, चांसेस है, देखो भैया मैं ये चाहता हूँ 100 आउट ऑफ 100 आए, तो मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता। लर्न एवरीथिंग, इफेक्टिव, चलो यहाँ से लिखो, सेक्शन 68 कैश क्रेडिट, सेक्शन 68 कैश क्रेडिट। सेक्शन 68 कैश क्रेडिट। सर व्हाट डू यू मीन बाय कैश क्रेडिट? चलो कुछ लाइन ही लिखते हैं फिर मैं समझाता हूँ। ओके, आज लास्ट लेक्चर है, जो थ्योरिकल होगा ना मैं हमेशा लिखवाऊंगा फिर समझाऊंगा। ओके लिखिए, वेयर एनी अमाउंट is credited in the books of account of assessee and assessee
not able to explain source and nature of such amount and explanation not satisfactory in the opinion of assessing officer, that is income tax officer, then it will be treated as deemed income of assessee. deemed income of assessee. सर छोटा सा नोट है लेकिन सब कुछ एक्सप्लेन करता है, लिखते लिखते समझिए। आपके खाते में लेट सपोज मुझे पैसे की जरूरत थी, मैंने अपने दोस्त दिलीप जी को कॉल किया, दिलीप सर, उन्होंने बोला हाँ जी बताओ, अरे यार 1 लाख रुपए भेज देना यार, कुछ ईएमआई जानी है, पैसे नहीं है। उनका ठीक है मैं भेज देता हूँ। आज से 5 साल बाद इनकम टैक्स ऑफिसर ने पूछा मुझसे, विनीत सर, हाँ जी बताइए सर, वो 1 लाख रुपए आए थे आपके अकाउंट में 5 जुलाई को, किस चीज़ के पैसे थे वो? मैंने कहा अरे सर वो ना मैंने अपने दोस्त से लोन लिया था, उसको रीपे कर दिया मैंने, अकाउंट सेटल है। ओके सर आप शो कर सकते कि आपने अमाउंट रीपे किया? हाँ सर देख लो ये ट्रांजैक्शन में रीपे की और रीपे की। ओके तो सर ये आपने रीपे किया? हाँ मैंने रीपे किया। क्या ये लोन था? हाँ जी लोन था। ओके अमाउंट साइड। अब एक हमारे भैया थे, भैया का नाम है जग्गू भैया। जग्गू भैया के अकाउंट में 50 लाख रुपए की एंट्री दिख रही है कि पैसे आए हुए हैं। जग्गू भैया से पूछा गया, जग्गू भैया एक बात बताओ आपके अकाउंट में पैसे कैसे आए? और जग्गू भैया क्या बोल रहे हैं, अरे यार तुमको तो पता ही है हमारे बिजनेस में पैसा आता जाता रहता है, आया होगा किसने दे दिया होगा। अरे किसने दिया? अरे यार हम भूल गए यार, बुढ़ापा आ गया, याद नहीं हमको। इसे नहीं होता जग्गू भैया, प्लीज एक्सप्लेन। अरे यार भैरव बाबा के भक्त हैं, भैरव बाबा ने कृपा की होगी, भैरव बाबा की कृपा से आ गया होगा। सो व्हाट इज हियर, दैट इज ही इज हाइडिंग समथिंग। अगर आप प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं देते, देखो एक वर्ड होता है ट्रुथ, ऑडिट में आप सीखेंगे सच को छुपाना। अगर तुम आधा सच बता रहे हो, इफ यू आर टेलिंग अ हाफ लाई इट मीन्स यू आर टेलिंग अ लाई। अगर सच बताना है तो अगर वो पूरा नहीं है तो भी वो झूठी है। तो अगर तुम एक्सप्लेन कर रहे हो असेसिंग ऑफिसर को, इनकम टैक्स ऑफिसर को, अरे सर भैरव बाबा के भक्त हैं, उनको दूध चढ़ाया था, शिव भोले बाबा को दूध चढ़ाया था, उन्होंने कृपा से डाल दिया होगा। अरे यार भगवान 50 लाख रुपए अकाउंट में तुम्हारे थोड़ा ना डालेंगे। दिस इज अनएक्सप्लेन्ड इनकम। टेल अस द सोर्स, कहां से मिला तुम्हें पैसा? सर मेरी सेल थी। ओके बिल से इनवॉइस से प्रूव कर सकते हो? हाँ कर सकते हैं, ठीक है नो इशू। व्हेन यू आर नॉट इन अ सिचुएशन टू एक्सप्लेन कि तुम्हें ये पैसा कहां से मिला, तो दिक्कत वाली बात है। अगर तुम एक्सप्लेन कर देते हो कि ये पैसा कहां से आया है, अगर तुम एक्सप्लेन कर देते हो कि हाँ भैया इसका सोर्स क्या है, नो इशू। और हाँ अगर असेसिंग ऑफिसर ने पूछा पैसा कहां से आया है, तो तुम्हें उसकी ट्रायल साइकिल बतानी पड़ेगी कि इसके पीछे की रीजनिंग क्या है, कैसे आया पैसा। अगर सब कुछ ठीक है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नॉर्मल टैक्स रेट ही लगेगा। लेकिन हाँ अगर तुम कुछ धोखा दे रहे हो, कुछ ऐसा कर रहे हो जो घोटाला वाला है, तो गवर्नमेंट तुम्हें डीम्ड इनकम मान के 78% का टैक्स लगा देगी। तो मैंने क्या इंग्लिश में लिखा है उसको पढ़ रहा हूँ, अब आप कहोगे हाँ सर अब समझ में आ गया। ओके वेयर एनी अमाउंट इज क्रिएटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी जग्गू भैया के अकाउंट में पैसा आया है ऑफ असेसी, असेसी कौन? जग्गू भैया। यहाँ पे लिखना जग्गू भैया कितना पैसा आया? 50 लाख। ठीक है तुम्हें ये नाम लिख के रखो, जब भी तुम रिवाइज करोगे ना तो ये स्टोरी याद आएगी, और ये स्टोरी याद आएगी तो तुम्हें थ्योरी याद आएगी। एंड एसएससी नॉट एबल टू एक्सप्लेन, क्या बोल रहे हो वो कि क्या बोल रहे हो? भैरव बाबा पैसा देके गए, भैरव बाबा। एंड नेचर ऑफ सच अमाउंट, पैसा कहां से आया, क्यों आया, इनकम है, लोन है, क्या है वो? एंड एक्सप्लेनेशन नॉट सेटिस्फैक्टरी,
क्या बोल रहे हैं, भैरव बाबा आए थे सपने में, बोले थे बेटा हम तुम्हें दिक्कत सॉल्व कर देंगे, हम 50 5 करोड़ रुपया भेज रहे हैं, 50 लाख भेज रहे हैं। इन द ओपिनियन ऑफ असेसिंग ऑफिसर वो कह रहा है, अरे भाई मेरे को नहीं समझ में आता कि भगवान कृपा करेंगे, तुम कर्म करोगे सेल बढ़ेगी, समझ में आता है, भगवान अकाउंट में पैसे डलवाएंगे तुमसे, स्पेशल ट्रांजेक्शन चल रही है क्या भगवान की, भगवान का पैन नंबर आधार कार्ड भी हमें दे दो, उनका भी टैक्स निकाल दें, देन इट विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड इनकम ऑफ असेसिंग। तो हम ये मान लेंगे कि भैया तुम कुछ लोचा कर रहे हो और ये लोचे वाली इनकम है, इसलिए तुम नहीं बता पाए, तो तुम्हें 78% का टैक्स रेट देना पड़ेगा। अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मान लो मैंने कहा था अपने वाले केस में कि जी 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ी थी, मैंने अपने दोस्त दिलीप जी को कॉल किया, मैंने कहा भैया 1 लाख रुपए की जरूरत है, भेज दो, ईएमआई जानी है, उन्होंने 1 लाख रुपए भेज दिया। अगर ये एक्सप्लेनेशन सही ना हो, असेसिंग ऑफिसर ने मुझसे पूछा भाई 1 लाख, अरे सर किसी से पैसा लिया था, ओके किससे लिया था, अरे सर याद नहीं आ रहा किससे लिया था, तो क्या ये डीम्ड इनकम होगी, हाँ जी ये डीम्ड इनकम ही मानी जाएगी। एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें, क्लियर एक्सप्लेनेशन, ठीक है, ओके इसके बारे में मैं लिख दे रहा हूँ, आइए लिख लेते हैं, ठीक है, देखो इफ असेसी is taken any loan or borrowing from any person and explanation about source and nature इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री। हमने जग्गू भैया से पूछा भैया लोन किसने दिया, वो कह रहा है अरे यार भगवान ने मदद की है, हम जाके कल दूध चढ़ाए थे, भगवान हमारे अकाउंट में 50 लाख डाल दिए, लोन भगवान को वापस कर देंगे हम मंदिर बना के, ये कोई सेटिस्फैक्ट्री नहीं है रीजन ऑफ दैट पर्सन। ठीक है, ऑफ दैट पर्सन, तो एग्जाम्पल यहां पे कौन है, दिलीप जी, लोन गिवर, ठीक है, इज ट्रीटेड एज डीम्ड इनकम। इन हैंड्स ऑफ असेसी। ओके बीबी, तो वो कह रहा है कि भैया दैट पर्सन एंड नेचर इज नॉट सर्टिफिकेट ऑफ दैट पर्सन। किसने लोन दिया, नहीं पता सर, किससे लोन लिया, दिलीप जी से, उनके अकाउंट से तो अब पैसा आए नहीं, तो बोल रहे उनके अकाउंट से पैसा आए। तो ये छोटा सा एक केस है, तो तुम्हें इसमें याद क्या रखना है, ये याद रखना है कि अगर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई पैसे आए हैं तो तुम्हें उसका ट्रायल पता होना चाहिए, तुम्हें ट्रायल एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि पैसे कहाँ से आए, कौन से अकाउंट से, किसने पैसे दिए, इनवाइस, रीजनिंग, बिलिंग्स, कुछ तो होगा तुम्हारे पास, डीड होगी, एग्रीमेंट होगा, शो करो प्लीज़। अगर नहीं करते हो तो डीम्ड इनकम मानेंगे और 78% का तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। फटाफट लिख लीजिए प्लीज़, मैंने यहाँ से लिखना चालू किया था, इसे लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, एक एक लिखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। राम 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 एक, राम 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 दो।
लिख लीजिए, इसमें एक पॉइंट और बताना है। सर इतने में 20 मिनट्स हो गए, अरे क्या हुआ यार, सीख रहे हैं, नॉलेज के समय बातें नहीं। ओके, कुछ बच्चे तो लिखते नहीं हो, डायरेक्ट वीडियो बड़ा बड़ा के देखते हैं। भाई तुम्हारी मर्जी है, तुम जानो। मेरी तरफ से जो बेस्ट है अपने भगवान के लिए वो मैं कर रहा हूँ। सर बीच में लेक्चर्स नहीं आए थे 2-3 दिन, और मैं बालाजी गया हुआ था आपके लिए। अभी बच्चों का रिजल्ट आने वाला है जिन्होंने अभी एग्जाम दिए थे, तो मैं उनके लिए प्रे करने हुए बालाजी गया था। और मैंने लेक्चर के फर्स्ट वीडियो में बोला था अगर मैं बालाजी जाऊँगा तो ही मेरी वीडियो मिस होगी। बट आगे बालाजी की कृपा से, प्रभु की कृपा से, शिद्दत से, मैं पूरी मेहनत से रेगुलर लेक्चर्स आपको देने वाला हूँ। ठीक है, ओके। इसमें एक पॉइंट और आता है, ये है क्लोजली हेल्ड कंपनी। मान लो मैं किसी क्लोजली हेल्ड कंपनी का शेयर होल्डर हूँ। सर क्लोजली हेल्ड का मतलब क्या होता है? कंपनी लॉ में सीखोगे आप अच्छे से। सर कंपनी लॉ सिखा रहे हो क्या? नहीं बेटा, मैं अभी कंपनी लॉ नहीं सिखा रहा, मैं टैक्स सिखा रहा हूँ। मतलब उसमें आपका इंटरेस्ट है, उसमें आप इन्वॉल्व हो किसी भी तरीके से। अब आपके शेयर का 1 करोड़ शेयर मैंने खरीद लिया आपसे, शेयर प्रीमियम पे कर दिया, एप्लीकेशन पे कर दिया। गवर्नमेंट ने कंपनी वालों से नहीं पूछा, पहले मुझसे पूछा, बेटा एक बात बताओ। मैंने कहा हाँ जी पूछो। तुमने 1 करोड़ रुपए कंपनी में लगाए कैसे? सर मेहनत की कमाई थी। ओके गुड, ताली बजाओ। मेहनत की कमाई, कौन सा काम करते हो तुम? सर आइसक्रीम बेचता हूँ। आइसक्रीम बेचने वाले पास 1 करोड़ रुपए कहाँ से आ गए? अगर तुम्हारी एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, शेयर होल्डर की एक्सप्लेनेशन, तो हम ये मान लेंगे कि ये इनकम कंपनी की है और कंपनी को 78% से टैक्स देना पड़ेगा। यानी हम ये मानेंगे कि कंपनी ने जानबूझ के उस बंदे को पैसे दिए ताकि वो शेयर सब्सक्राइब करे। समझ में आ रहा है आपको? ये भी एक जगह होता है, लिखवा दे रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। एक बार बुक से भी चेकआउट करा देता हूँ। लिखो, इफ एनी क्लोजली, CLOSELY, closely held company, that is private limited, received any amount towards share application, towards share application और शेयर प्रीमियम, या फिर शेयर कैपिटल लिख लो आप, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, फ्रॉम एनी resident person, and if such shareholder explanation is not satisfactory, about source and nature, source and nature, then it is assumed that company's explanation is not satisfactory. इज नॉट सेटिस्फाइड। अगर शेयर होल्डर ने एक्सप्लेनेशन सही नहीं दी तो हम मान लेंगे कंपनी ने एक्सप्लेनेशन सही नहीं दी, नॉट सेटिस्फैक्ट्री। एंड इट इज ट्रीटेड एज डीम्ड इनकम इन हैंड्स ऑफ कंपनी। सर ये बुक से ही हम पढ़ लें डायरेक्ट? पढ़ लो यार, तुमसे हो सकता है तो पढ़ लो, बाकी मैंने लिखवा दिया है। आपको 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, फिर मैं एक बार बुक से चेकआउट करा देता हूँ। राम 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 एक, राम 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 दो, राम 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 तीन, राम 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 चार, राम 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 5। आइए जरा बुक को निहार लेते हैं। सबसे पहले तो बुक में ये देखिए कि सेक्शन 115 BBE ये क्या कहते हैं? एट द रेट 78% का टैक्स लगेगा। ठीक है, 60%, 25% एंड 4%, 78%। सर कैश क्रेडिट का टॉपिक पढ़ना है? हाँ जी,
ओके ठीक है, जितना पढ़ा उतना पढ़ना, क्योंकि एग्जाम में इतना हाई लेवल में पूछेगा नहीं आपसे, मैं बस अपनी साइड से अपनी संतुष्टि के लिए इतना पढ़ा रहा हूँ. वेयर एनी सम इज फाउंड accredited in the books of assessee and the assessee offers no explanation about the nature and source, and explanation offered is not satisfactory in the opinion of assessing officer, the sum is so created may be charged as the income and the assessee of the previous year. और वो कितना टैक्स लेगा आपसे? 78%. अब लिखा है क्लोजली हेल्ड कंपनी वाला पैराग्राफ, एक्सप्लेनेशन offered by a closely held company in respect of any sum created as share application money, share capital, share premium, any such amount, whatever name called, in the account of such company shall be deemed to be not satisfactory. अगर नहीं सेटिस्फैक्ट्री है तो क्या टैक्स रेट लगेगा? 78%. तो तुम क्या करो, तुम डायरेक्टली उस तरीके से लिखो जो मैंने लिखा था, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ पड़ाएगा. ठीक है, लिखो यहाँ पे क्लास नोट्स, हम क्लास नोट्स से लिखेंगे. ठीक है, जो हमने बनाए अभी. उसके बाद बाकी छोड़ दो, इतना काफ़ी है इसके लिए, क्योंकि एक ही पॉइंट नहीं है, 6 पॉइंट है, सारे लिखने हमें 4 to 5 मार्क्स में. ठीक है, इतना काफ़ी है अभी के लिए, इतना ही. ठीक है, चलिए जी, हम आते हैं अगले सेक्शन पे. सेक्शन ओ सेक्शन 69. इसमें क्या है? दैट इज ऑन एक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, या फिर यहां पे लिखो अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट. अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट. सर सेक्शन याद करने की कोशिश करो, याद हो गया तो अच्छी बात है, बट मैं फोर्स नहीं करूंगा. मैं बहुत कम ही सेक्शन होंगे जहां पे कहूंगा याद करने की कोशिश करो. सर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो हो रखी है, आप उसका हमें प्रॉपर आंसर नहीं दे रहे. अगर मैं बुक में भी दिखाऊं तो ये लिखा हुआ है, एक बार आप देख लो. लिखा है अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट वेयर द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट द असेसी हैज मेड इन्वेस्टमेंट. लेट्स सपोज उसने एक फ्लैट ले रखा है. ठीक है, कितने का सर? मान लो 1 करोड़ का. विच आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. आपने फ्लैट ले रखा है और वो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्डेड भी नहीं है. एंड द असेसी ऑफर नो एक्सप्लेनेशन अबाउट द नेचर एंड द सोर्स. सर आपने फ्लैट कैसे खरीदा? अरे सर मेहनत की कमाई थी. मेहनत की कमाई थी तो बुक्स ऑफ अकाउंट में तो होनी चाहिए, नहीं है. वो दिक्कत आ रही है कि तुम्हारे पास फ्लैट है, प्रॉपर्टी है, लेकिन तुमने बुक्स में शो नहीं कर रखा, तो 78% का टैक्स देना पड़ेगा. ठीक है, ये छोटी सी बात है, आइए लिखते हैं इसको. बाकी चिंता मत करो, जब मैं ऑडियो रिकॉर्ड करूंगा तो सारी बातें ऐड करूंगा. इफ in any previous year assessee made investment and which are not recorded in books of account and assessee explanation and assessee explanation is not satisfactory about the source and nature, then it is treated as deemed income of assessee. तुम्हारे पास प्रॉपर्टी है, फ्लैट है, इन्वेस्टमेंट हो सकता है, तुमने शेयर में कर रखी हो, गोल्ड में कर रखी हो, कहीं भी कर रखी हो, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट में वो इन्वेस्टमेंट नहीं है. तुम्हारे पास 10 करोड़ का सोना पड़ा हुआ है, 10 करोड़ गोल्ड. मैं पूछ रहा हूँ कहाँ से है? बुक्स ऑफ अकाउंट में है ही नहीं. ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट में है ही नहीं. अब मान लो तुम्हारे पास यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में तुम प्रॉपर्टी ले सकते हो, प्रॉपर्टी है तुम्हारे नाम पे 10 करोड़ की, और हम पूछ रहे हैं तो तुम बता ही नहीं पा रहे हो, तो ये उसके लिए. ठीक है, ओके, लिख लो, वेट कर रहा हूँ. राम 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 1, राम 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 2, राम 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 3, राम 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 4, राम 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 5, राम 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 6. ओके, चलो जी,
सेक्शन 69B, ए नहीं लिखवा ना मैंने, अनएक्सप्लेन्ड मनी, पहले ए लिख लेते हैं फिर भी लिखते हैं। 69E, अनएक्सप्लेन्ड मनी। If any प्रीवियस ईयर, सब मनी वाला समझाया नहीं आपने बेटा, जैसा इन्वेस्टमेंट था, अब यहाँ पे मनी, कैश, कैश में जैसे मनी हो गया, ज्वेलरी हो गई, बिलियंस हो गए, ठीक है, पैसा है या फिर ज्वेलरी है। सर मेरे पास 100 करोड़ रुपए रखे हैं कैश में, गवर्नमेंट आके चेक करे 100 करोड़, और बुक्स ऑफ अकाउंट में दिख रहा है लोन चल रहा है, ये क्या चक्कर है? ज्वेलरी है तुम्हारे पास 10 करोड़ की और बैलेंस शीट में दिख नहीं रही, ऐसा क्यों? कहाँ से आए 10 करोड़ रुपए की ज्वेलरी ले ली? बिलियंस पड़े हुए, बुक्स ऑफ अकाउंट में शो ही नहीं कर रहा। सर आपके पास सब कुछ शो कर रहा है? हाँ जी, मेरा सब कुछ शो, स्टूडियो भी शो कर रहा है, कैमरा भी शो कर रहा है, सब कुछ शो कर रहा है। तो आपकी हर एक प्रॉपर्टी इनडायरेक्टली कहा जा रहा है कि ऊपर वाले में क्या है, लेट सपोज फ्लैट, हाउस, यहाँ पे बात हो रही मनी की, ठीक है, ज्वेलरीज जो कि इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाती है। इफ इन एनी प्रीवियस ईयर द assessee is found to be owner of any money, jewelry, bullion, etc, and same is not recorded in books of account, and assessee explanation about source of nature is not satisfactory, then value of such asset shall be treated as deemed income। डीम्ड इनकम है तो कितना टैक्स रेट लगेगा? 78%। फटाफट ले लीजिए। राम 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 एक, राम 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 दो, राम 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 तीन, राम 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 चार, राम 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 पाँच, राम 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 छः, राम 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 सात, राम 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 आठ, राम 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 नौ, राम 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 10। अच्छा बेटा, सॉरी बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, सर आज मोटिवेशन नहीं दिया आपने, करेंगे थोड़ा सा और मेहनत कर लें तो लास्ट में करेंगे। 69B हमने अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट देख लिया। अनएक्सप्लेन्ड एक बार इसकी रीडिंग दो फटाफट बुक से। अनएक्सप्लेन्ड मनी, where in any financial year the assessee is found to be the owner of the any money, bullion, jewelry or other valuable article and sum is not recorded in the books of account, and the assessee offer no explanation about the nature and the source of the acquisition of such money, bullion, etc, or the explanation offered is not satisfactory in the opinion of the assessing officer, the money and value of bullion, etc may be deemed to be the income of the assessee of such financial year amount। अब ये हो गया हमारा। अब देखो ये 69B, ये बड़ा इजी वाला है, एग्जांपल्स वगैरह जो भी इस बुक में वो खुद से पढ़ लेना प्लीज़। ये बड़ा सिंपल सा है। वो कह रहा है इन्वेस्टमेंट है या फिर आपके पास कैश है, आपने फुल्ली रिकॉर्ड नहीं कर रखा। फ्लैट है एक आपके 10 करोड़ का, आपने शो कर रखा है 2 करोड़ का, 8 करोड़ अंडर वैल्यू। आपके पास गोल्ड है 10 करोड़ के, तुमने शो कर रखा है 2 करोड़ के, 8 करोड़ अंडर वैल्यू। यानी जो अमाउंट अनएक्सप्लेन्ड रह गया, जो कि अनरिकॉर्डेड रह गया, जो रिकॉर्डेड हम उसके बारे में चुप हैं, जो अनरिकॉर्डेड रह गया उस पर तुम्हें 78% का टैक्स देना पड़ेगा। दिस इज 69B। आइए मैं लिख देता हूँ इसको फटाफट। सर हमें समझ में आने लग गया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, मेरे पास जगह पड़ रही है कम, मैं ले रहा हूँ बगल वाला स्पेस।
आज रिकॉर्डिंग करनी है, याद है ना? आज हमने लास्ट जो भी रीड्स वगैरह पढ़े थे उसको एक बार रिवाइज करेंगे, मतलब रिकॉर्डिंग भी करके दे दूंगा ऑडियो की, चैप्टर पैक हो गया। ठीक, आइए सेक्शन 69B। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट या फिर जो भी आपकी असेट है वो असेट नॉट फुल्ली रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। सर BOA अच्छे से नहीं दिख रहा, अभी दिखा देते बेटा, एक बार दोबारा से लिख देता हूँ। बुक्स ऑफ अकाउंट अच्छे से नहीं है, ओके। देखिए, इफ इन एनी प्रीवियस ईयर assessee made investment, assessee made investment, assessee ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है और फाउंड टू बी ऑनर, और भैया ये भी पता चल रहा है कि मालिक तुम ही हो ऑफ एनी एसेट, एंड इफ सच इन्वेस्टमेंट स्लैश एसेट not fully recorded in BOA books of account, आपने पूरा रिकॉर्ड नहीं किया, and assessee explanation is not satisfactory, आपने जो कहा है ना वो प्रॉपर नहीं है, आप प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे, देन द डिफरेंस अमाउंट, यानी 10 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, तुमने 2 करोड़ डिस्क्लोज किया, 8 करोड़ अनडिस्क्लोज, तो 8 करोड़ पे 78% का टैक्स लगेगा। देन डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट और असेट and amount recorded in books of account is treated as deemed income of assessee। इसको हम assessee की deemed income मान लेंगे, जो डिफरेंस अमाउंट है वो। चलो ये फटाफट लिख लो, राम 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 राम। सर थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए ना, मोटिवेशन देते हैं तो मज़ा आता है। ठीक है, लिख लो, फिर मोटिवेशन देता हूँ। राम 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 एक, राम 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 दो, राम 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 तीन, राम 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 चार, राम 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 पाँच, राम 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 छः, राम 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 सात। राम 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 राम। देखिए, मैं मोटिवेशन के तौर पे आज आपको ये सिखाना चाहूँगा कि लाइफ में कुछ दोस्त मिलते हैं, मैसेज आता है कि सर हमारी गर्लफ्रेंड हमें छोड़ के चली गई, आई एम फीलिंग सो डीमोटिवेटेड, मेरे घर में खाने की बड़ी दिक्कत है, आई एम फीलिंग सो डीमोटिवेटेड। कुछ बच्चे ऐसे मिले जिनका मैसेज ये था कि सर हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं बट हमारी फैमिली हमें सपोर्ट नहीं कर रही। सर एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट प्रॉब्लम इन देयर लाइफ। कोई आपको छोड़ के चला जा रहा है, कोई आपकी इज्जत नहीं कर रहा है, क्यों? एक सिंपल सा रीज़न समझिए, बिकॉज यू आर नॉट अ पावरफुल पर्सन। देखिए,
आप सभी वीडियो देख रहे हैं, सभी 18+ होंगे, तो थोड़ा सा जो बोल रहा हूँ बड़े लेवल पे बोलूँगा, समझ में आ गया तो लाइफ टाइम इज्जत कमा पाओगे, और नहीं समझ में आया तो सॉरी ऑन माय साइड, आप वीडियो को यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। तुम्हें अगर इज्जत कमानी है तो तुम्हें पावरफुल बनना पड़ेगा। ऐसा पत्थर बनो कि कोई तुम्हें चोट मारे तो उसकी टांग टूट जाए, हल्के में नहीं। सुना होगा तुम लोगों ने न्यूज़ में या दोस्तों में मजे में सुना होगा कि अरे यार उसकी बीवी उसको छोड़ के चली गई, उसकी गर्लफ्रेंड उसको छोड़ के चली गई। तुम लोग मजे लेते हो कि भाई साले कोई दिक्कत चल रही है, OMG 2 वाला कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। यू आर नॉट अ पावरफुल पर्सन। तुम चाहते हो कि दुनिया में हर कोई तुम्हारी इज्जत करे, चाहे तुम्हारी वाइफ हो, गर्लफ्रेंड हो, हस्बैंड हो, सिस्टर हो, पेरेंट्स हो। तुम चाहते हो तुम्हारी इज्जत हो तो तुम्हें पावरफुल बनना पड़ेगा, बाय बॉडी एंड बाय ब्रेन, बाय पोजीशन। जब तक तुम्हारी औकात नहीं है तब तक तुम्हारी कोई औकात नहीं करेगा। कमेंट बॉक्स में जाके दिल से लिखेगा सर अपनी औकात बनाऊंगा, रिजल्ट लेके आऊंगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लेना, क्योंकि मैं सिर्फ पढ़ाऊंगा नहीं, मैं आपको एक बवाल पर्सनैलिटी बनाना चाहता हूँ कि आने वाली सदियों तक तुम एक लेजेंड बनो, एक क्रिएटर बनो, लोग तुम्हारे रिस्पेक्ट करें यार। किताबी भाषा हर कोई पढ़ा सकता है, समझा सकता है, लेकिन टीचर सिर्फ किताब पढ़ाने के लिए नहीं होता, जीवन में कुछ ऐसा बनाने के लिए होता है कि वो स्टूडेंट जहाँ जाए लाइफ टाइम लोग उसको सैल्यूट करें, और वो बच्चा हमेशा कहे कि आज मेरी टीचर ने वो बात सिखाई थी, उसकी वजह से मैं आज ऐसा हूँ। एग्जाम्पल छोटा सा रिपीट अगेन। एक लड़का कहता है कि भैया वो मुझे ड्रॉप करके चली गई, एक प्रसन्ना प्रभाकर करके नाम थे, आई डोंट नो वो कभी वीडियो देखेंगे नहीं देखेंगे, हो सकता है उनका कोई दोस्त देख रखा हो। उसने CA बीच में करना छोड़ दिया, पढ़ना छोड़ दिया। मैंने पूछा क्यों, तो कह रहा सर गर्लफ्रेंड की यादें आती हैं, मुझे छोड़ के चली गई, आज वो CA फाइनलिस्ट में है, अगर आज मैं पास होता, CA होता, तो शायद आज वो मेरे साथ होती। लाइफ में तुमने और एग्जाम्पल जैसा मैंने कहा कि सुने होंगे कि उसकी वाइफ उसे छोड़ के चली गई, उसको छोड़ दिया, फिर उसको छोड़ दिया। Everyone love the strongest person in their life. Everyone love the powerful person in their life. तुम रो तो इस बात कर रहे हो कि मेरा ब्रेकअप इसलिए हो जा रहा है, मेरी इज्जत इसलिए चली जा रही है कि आज मैं एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। इसी का सर्कुलेट करो आंसर। अगर तुम्हारा एग्जाम क्लियर होता, तुम्हारे घर वाले तुम्हें रिस्पेक्ट करते। अगर तुम्हारा एग्जाम क्लियर होता, जो तुम्हें छोड़ के जा रहे हैं उसके जैसे 10 लोग और पीछे पीछे आते और कहते भैया हमें अपना दोस्त बना लो। एक मेरे स्टूडेंट थी CMA की, एक लड़के से बहुत प्यार करती थी, लड़की थी, लड़की की स्टोरी बता रहा हूँ, नाम नहीं ले सकता सॉरी। लड़के से बहुत प्यार करती थी, 2-3 अटैम्प्ट लग गए, प्यार प्यार चल रहा है, एग्जाम इसका क्लियर हो नहीं रहा। लड़के ने किसी दूसरी लड़की से प्यार किया, उससे शादी भी की, जो कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। इसको डंप कर दिया। क्यों कर दिया? पावर नहीं है भाई। तो स्टोरी लड़के और लड़की की नहीं है, बात पावर की है। अगर तुम पावर इन पोजीशन हो तो ये दुनिया तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगी। तो इसलिए मत पढ़ो कि एग्जाम क्लियर करना है, पावरफुल बनने के लिए पढ़ो कि दुनिया लाइफ टाइम तुम्हारी इज्जत करे। जिसके पास 10 करोड़ 100 करोड़ रुपए है ना, घर वाले कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं? अगर किसी से बात हो रही है, अरे उसको तो हम जानते हैं, हमारे ही भैया हैं। मैंने पूछा तुम्हारा सरनेम क्या है? जी पांडे। उसका क्या है? जी ठाकुर। तुम उसके भैया कैसे हुए? अरे गांव के हैं। कौन सा गांव है तुम्हारा? दोनों के गांव अलग अलग। हमेशा आप रिलेशन उससे बनाओगे, एसोसिएट खुद को उससे करोगे जो कि पावरफुल है। कमजोर के साथ कोई नहीं बताएगा कि यार उसको लोन की जरूरत थी, उसको खाने की जरूरत थी, वो प्रॉब्लम में था, मैंने उसका साथ दिया। कोई कमजोर के कोई साथ नहीं देना चाहता। सबको अपना नाम एसोसिएट किसके साथ करना है? जो पावरफुल है। ये कलयुग है मेरा भाई। आज कान पकड़ के सॉरी इन रिस्पेक्ट ऑफ गणेश जी एंड हनुमान जी, आप वीडियो देख रहे हैं क्योंकि मैं बोलने में पावरफुल हूँ, सिखाने में पावरफुल हूँ। अगर आज मैं कमजोर होता तो शायद तुम देख भी नहीं रहे होते चैनल। तुम्हारी ग्रोथ तुम्हारे पावरफुल होने पे है। अगर तुम पावरफुल हो तो ये दुनिया तुम्हारे रिस्पेक्ट करने के लिए मजबूर हो जाएगी। कुछ नया सीख रहे हो तो कमेंट बॉक्स में जाके लिखना सर ये बात आपने बिल्कुल सही की। हो सकता है दर्द फील हो रहा हो, बुरा फील हो रहा हो, बोल रहे हो कि सर कैसी बातें कर रहे हैं। करना पड़ेगा यार, क्योंकि मुझे तुम्हें रट्टू तोता नहीं बनाना, मुझे लाइफ का लेजेंडरी पर्सन बनाना है कि जब कोई बैठे और चलो ना तो बोले कि हाँ भाई कमाल का इंसान है, और मैं बोलूँ कि हाँ ये मेरा चेला था, ये मेरा अर्जुन था जो इस महाभारत को जीत के आगे बढ़ा है। याद रखना, सत्ता हाथ में है, पोजीशन में हो तुम, पावर है तुम्हारे पास, तभी तुम्हारी रिस्पेक्ट है। कोई छोड़ के चली गई तो उसको गिल्ट मत कराओ, खुद को 4 झापड़ मारो
कि तेरी औकात नहीं थी एग्जाम पास करने की। ऐसा बनो ना कि एक छोड़ के गई 1000 पीछे आए। इस तरीके से बनो ना कि आज घर में कोई तुम बोलते हो तुम्हारी इज्जत नहीं है। ऐसा बनो कि एक बार तुम बोलो तो पूरा इंडिया तुमको फॉलो करे। ऐसा बनो ना यार, पावरफुल बनो। मैं एक ही चीज कहूंगा, कमजोर और बुजुर्ग मत बनो, शेर के बच्चे बनो, गधे के और घोड़े के नहीं। सब यूज करेंगे फेंक देंगे। शेर रहोगे ना तो हर कोई हाथ मिला के चलेगा, अरे शेर भैया है हाथ मिला लो। पावरफुल बनो मेरे दोस्त, पावरफुल बनो। लिखो कमेंट में जाके, आई एम द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन दिस वर्ल्ड, आई विल क्रिएट द हिस्ट्री इन दिस वर्ल्ड। सिर्फ पढ़ाना नहीं है मुझे, मुझे आपके नसीब, आपके डेडिकेशन के साथ आपके ड्रीम्स को पूरा कराना है। मैं ये चाहता हूँ कि सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे ना रहें आप। मैं ये चाहता हूँ जहाँ जाएं वहाँ तुम्हारा रुतबा हो और मैं बोल सकूँ कि ये मेरा अर्जुन है। तो आप सभी अर्जुन को और आप सभी पावरफुल पर्सन को, आप सभी के अंदर बैठे हुए परमेश्वर को मेरा प्रणाम है। आप सभी आगे बढ़िए, ग्रोथ करिए और लाइफ में कुछ ऐसा करिए कि लोग तुम्हें इज्जत दें, तुम्हें मांगनी ना पड़े, अरे यार ये तो मुझे रिस्पेक्ट देता ही नहीं, अरे यार ये तो मुझे इज्जत देता ही नहीं। इसलिए नहीं देता क्योंकि तुम उसके लायक नहीं हो। पहले एक बार पावरफुल बनो, एग्जाम क्लियर करो, दबा के पैसा कमाओ। जब घर में 4 कार होगी ना तो हर कोई कहे भैया 2 मिनट के लिए अपनी कार के साथ सेल्फी खिंचा दो। कुछ लोग तो दूसरों की कार के साथ सेल्फी खिंचाते हैं बिकॉज इज द पावरफुल पर्सन। कुछ लोग ऑटोग्राफ, सर एक ऑटोग्राफ प्लीज। पावरफुल बनो ना, भिखमंगे क्यों बन रहे हो यार। बी द पर्सन दैट एवरीवन रिस्पेक्ट यू। इस तरीके से मत बनिए कि लोग आपको लात मार के जाएं। इस तरीके से बनिए कि लोग आपके चरणों में आगे झुक के आपका आशीर्वाद लेके जाएं। लाइक इट, अगेन लाइक इट। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और ये सीरीज़ दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन लोग को मोटिवेशन आए, ढंग से पढ़े और गदर मचा दें यार, लाइफ में ड्रीम पूरा कर ले। किताब हर कोई पढ़ा सकता है, नसीब हर कोई बदलना नहीं सिखा सकता। एक ग्रेट मास्टर, एक ग्रेट टीचर, एक ग्रेट लीडर वो होता है जो उनके साथ के लोगों को इतना ऊपर उठा दे कि दुनिया उनको सैल्यूट करे। किताब पढ़ाना, सब्जेक्ट कराना मेरा पर्पज़ नहीं है, मेरा पर्पज़ है आपको पावरफुल बनाना। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं, वरना मैं बोलता जाऊंगा तो आधा सेशन उसी में लग जाएगा। आई होप मोटिवेशन आया होगा। दिल से कमेंट बॉक्स में जाके थैंक यू लिखना, मैं गॉड ब्लेस यू बोलूँगा आप सभी को, ठीक है। ओके सर आगे लिखते हैं। सेक्शन 69D। अरे यार एक रह गया यार, बी के बाद सी था यार, 69C। unexplained expenditure। अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, ठीक है लिखिए। इफ एनी प्रीवियस ईयर एसएससी incurred any expenditure and SSC explanation is not satisfactory about the source of such expenditure, such expenditure, then such expenditure shall be treated as deemed income of एसएससी। ए भैया हाँ क्या कह रहे हो,
इसको भोजपुरी में बोलते हैं खाए का ठिकान नहीं बनत हुआ बाबू भैया। जो यूपी बिहार के होंगे समझ गए होंगे, भोजपुरी भाषा थी। खाए का ठिकान नहीं बनत हुआ बाबू भैया, यानी औकात नहीं है तुम्हारी और फिर भी बाबू भैया बन रहे हो। तुम्हारी बहन की शादी या बेटी की शादी है, तुमने BMW कार खरीद के दामाद को गिफ्ट कर दी, तुम क्या करते हो? पान बेचते हैं। अरे इतना पैसा कहाँ से आया भाई? अरे सर बहुत पैसा था हमारे पास। अबे तो पान क्यों बेच रहे हो? शोरूम खोल लो। BMW कार गिफ्ट में कर दी, हाँ जी। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ऐसा खर्चा तुम कर रहे हो, हमें एक्सप्लेनेशन दो कि 10 करोड़ की कार दी तो 10 करोड़ आए कहाँ से? अरे सर बहुत पैसा था। कहाँ का पैसा था? कैसा पैसा था? कहाँ से वो पैसा आया था? कहाँ से तुमने अरेंज किया? रखा कहाँ था? बैंक अकाउंट में था? नहीं सर, घर में। 10 करोड़ घर में रखे थे और कार लेके आया 10 करोड़ की। और जिंदगी भर तुम क्या बेचोगे? सर पान लगाएंगे चूना लगा के। तुम हमें चूना मत लगाओ भैया, पान बेचो ठीक है। तो भोजपुरी में क्या बोलते हैं? खाए का ठिकान नहीं और बनत हुआ बाबू भैया। तो सर आप तो दिल्ली के हैं, आप भोजपुरी कैसे जानते हैं? अरे मैं महाराष्ट्रियन लैंग्वेज भी जानता हूँ, डोंट वरी। बस भावनाओं को समझो, ठीक है। तो बाबू भैया का कॉन्सेप्ट क्या है? खाए का ठिकान नहीं, कि भैया तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, इतना खर्चा कैसे किया। इवन एनी प्रीवियस ईयर एसएससी इनकर्ड एनी एक्सपेंडिचर, ठीक है, एंड एसएससी एक्सप्लेनेशन इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री about the source of such expenditure, then such expenditure shall be treated as deemed income of assessee. बोलो स्वाहा। ओके ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट जो मुझे इसका लिखवाना है और चैप्टर क्लोज कराना है, दिस अमाउंट बोरोड और रीपेड ऑन हुंडी। सर बुक से पढ़ा दो। ओके लो जी मेरे बच्चे, बुक से भी पढ़ लेते हैं फटाफट, और जो बुक वाले हैं बुक में मार्क कर लेना कर प्लीज़, ठीक है। एन अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट नोट फुली डिस्क्लोज, ठीक है। एग्जाम्पल आप पढ़ लेना प्लीज़। Where any financial year the SSC has made investment or in found to be the owner of any bullion, jewelry or other valuable article, and assessing officer finds that the amount spent on making such investor or acquiring such article exceed the amount recorded in the books of account maintained. तुम बोल रहे हो 2 करोड़ है 10 करोड़ का, and he offers no explanation for the difference, कि भैया ऐसा क्यों हुआ, उसकी explanation नहीं है। Unsatisfactory, offered is unsatisfactory opinion. असेसिंग ऑफिसर सच एक्सेस में बी, और हमने क्या लिखा था? डिफरेंस अमाउंट में बी। तो यहाँ पे क्या था? एक्सेस में बी, जो भी एक्स्ट्रा है आफ्टर 2 करोड़ टू 10 करोड़, दैट इज 8 करोड़, तुम्हें उस पर 78% का टैक्स देना होगा। ओके आगे क्या जी? अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, ठीक है। बाबू भैया खाए का ठिकान नहीं। ओके वेयर एनी फाइनेंशियल ईयर एन एसएससी हैज इनकर्ड एनी एक्सपेंडिचर एंड ही एंड ये वर्ड होना चाहिए and he offers no explanation about the source of such expenditure, or the explanation is unsatisfactory in the opinion of assessing officer can treat such expenditure as the income of assessee for such financial year. Such explanation unexplained expenditure which is deemed to be the income of the assessee shall not be allowed as deduction under any head of the income. आपको खर्चा कहीं भी अलाउ नहीं होगा। ये क्या कह रहा है? वो खर्चा कहीं भी अलाउ नहीं होगा, ठीक है। चलिए सर, ये हो गया। एक लास्ट है सर C/D, उसके बाद आपकी मेरी छुट्टी, फिर हम करेंगे रिवीजन। सेक्शन D, अमाउंट बोरोड और रीपेड ऑन हुंडी। अमाउंट बोरोड और रीपेड ऑन हुंडी। ओके ओके बेबी, इसका मतलब समझाइए सर। हुंडी क्या होता है? लाइक अ प्रॉमिसरी नोट। जैसे ना पहले क्या होता था, पहले के टाइम में चौधरी लोग अपने मूछ के बाल देते थे और बोलते थे अपनी जवान के वैल्यू के लिए कि बेटा आज तू मुझे 10 लाख रुपए दे दे, मेरे मूछ का बाल रख, 1 साल बाद मैं आऊँगा तुझे 11 लाख दूंगा अब, और मैं अपनी मूछ का बाल वापस ले जाऊँगा और तुझे 11 लाख पे करूँगा। ऐसा पहले के टाइम में होता था, उसको बोलते थे जवान की वैल्यू। आजकल तो हर कोई इतना निकम्मा हो गया है मेरे साथ भी शुरू में हुआ था। अराउंड 2014 से मैंने CA को पढ़ाना स्टार्ट किया था। अब तो CMA को नहीं पर्सनली गाइड कर रहा हूँ, CA को ही स्पेशली गाइड करता हूँ। तो उस समय भी कुछ सर हम फीस दे देंगे। एक लड़के ने बोला सर दे दूंगा। एक बच्चे ने मेरे को बोला सर एमरजेंसी केस असिस्टेंट हो गया 2000 रुपये दे दो। मैंने दे दिया, आज तक उस बंदे का रिफंड नहीं आया। रिफंड इन द सेंस उसने मुझे भी रीपे नहीं किया। मैंने फिर कान पकड़ लिया, भैया इंसानियत रखो साइड, फीस पहले काम बाद में।
ऐसा करना पड़ता है सर। अब मैंने मर्सी करना छोड़ दिया। मैंने एक चीज़ देखी थी कि हालात और वक्त तुमको कठोर बना देते हैं। मैंने ये सीखा भैया, पहले फीस, उसके बाद दोस्ती यारी, और इस तरीके की कोई दोस्त। अब कोई मैसेज वगैरह ऐसा आता है मैं इग्नोर कर देता हूँ, मेरी टीम को बोल देता हूँ इग्नोर। मैंने खूब देख लिया इंसानियत निभा के, कोई इंसानियत आज के टाइम में नहीं है। ये बच्चे तुम्हें बेच के खा जाएंगे, आज वाली वो जनरेशन है। तो यहाँ पे क्या है, हुंडी, मूछ के बाल की कोई इज्जत नहीं। हुंडी में क्या होता था, प्रोमिसरी नोट जैसा होता था। वो क्या कहते थे प्रोमिसरी नोट कि भैया तुम्हें 3 महीने बाद 100 रुपये मिल जाएंगे। अब मुझे तो आज पैसे चाहिए, तो मैंने एक बंदे का, भाई ये तुम्हें 3 महीने बाद मिल जाएंगे, ये नोट तुम रख लो, मुझे 90 रुपये दे दो और तुम्हें 10 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा। तो वो चीज़ प्रोमिसरी नोट आज के समय में भी वैलिड है। बिल ऑफ एक्सचेंज में तुम पढ़ा होगा क्लास 12 में भी, ओके, ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा, कहीं तो पढ़ा ही होगा। तो यहाँ पे सेम वही कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पे हो रहा है कैश में। तो हम कह रहे हैं जो कैश वाला पैसा तुम बोरो कर रहे हो और रीपेड कर रहे हो, ये अनएक्सप्लेन्ड मनी कहलाएगा। बस यही कहा जा रहा है आपको, ठीक है। इफ एनी अमाउंट इज बोरोड, बोरोड कर रहे हो तो भी, रीपेड कर रहे हो तो भी, ऑन हुंडी इन कैश, सर बैंक से, बैंक से चलेगा, नो इशू। देन यहां पे बात हो रही है कैश की, देन सच अमाउंट शैल बी ट्रीटेड एज डीम्ड इनकम। ऑफ एसएससी if amount borrowed on hundi is already treated as income, then at the ये पॉइंट हटाई दो। इसके कहने का बस ये मतलब था जो मैंने अभी हटा दिया। एक सेकेंड, जो मैंने पॉइंट हटाया उसका बस यही मतलब था कि अगर एक बंदे की इनकम पहले से ही टैक्सेबल हो चुकी है और उस पर उसने ही हुंडी को रीपेमेंट किया, तो ऑलरेडी अगर टैक्स लग चुका है तो वो ऑलरेडी बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रीट होगी, तो उसको हम दोबारा से डबल टैक्स नहीं काउंट करेंगे। बस ये कहने का मतलब था। समझ में आ गया ये वाला टॉपिक? गुड। अब मैं एक बार बुक से आपको रीड आउट करा देता हूँ, ठीक है। वेयर एनी अमाउंट इज बोरोड ऑन अ हिंडी और एनी अमाउंट ड्यू देयर ऑन इज रीपेड, मतलब क्या हो गया, बोरोड और रीपेड, अदर देन तो अकाउंट पे ही चेक, यानी इन कैश। बात हो रही है यहाँ पे कैश की। द अमाउंट सो बोरोड और रीपेड शैल बी डीम्ड टू द इनकम ऑफ द पर्सन बोरोइंग और रीपेइंग फॉर द प्रीवियस ईयर। बस इतना याद रखो, दैट्स इट, बाकी भूल जाओ। अब इससे ज़्यादा मत पढ़ना प्लीज़, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट लिख लो फटाफट। फिर अब मैं पूरा रिवाइज करवाने वाला हूँ जो अभी तक हमने नहीं किया। पहले का जो रिवाइज कर रखा था वो नहीं, जो अभी समय छोड़ता है ना भाई, करवा दूंगा, उस वाले मुद्दे को अब हम रिवाइज करेंगे फटाफट। राम 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 एक, राम 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 दो। एक सेकेंड, मैं ज़रा फ़ैन वगैरह एसी वगैरह ऑफ कर दूँ ताकि साउंड की क्वालिटी अच्छी है। एक सेकेंड वेट। देखो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ टैक्स के बेसिक के 3 ऑडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुके हैं, ठीक है। तो 4th से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें अभी अभी जो लेटेस्ट टॉपिक का था इसको मैं सबसे पहले रिवीजन में ले रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जो होगा वो कर लेंगे। टैक्स रेट से मैंने रिवाइज नहीं किया, वहाँ तक जाएंगे हम, ठीक है। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। ये है रिवीजन ऑडियो नंबर 4 और इसमें हमने बेसिक टैक्स एंड रेट्स में जो भी रिवाइज नहीं किया है सारी चीज़ें अभी हम रिवाइज हैंड टू हैंड करने वाले हैं, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे हम रिवाइज कर रहे हैं अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम, जिसका सेक्शन है 115 BBE। ये कहता है कि हम सेक्शन 869 सेक्शन 69, 69A, 69B, 69C, 69D की इनकम पे एट द रेट 60%, 25% सरचार्ज, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, यानी इफेक्टिव रेट 78% लगाएंगे। क्वेश्चन दिमाग में आता है, सर ऐसा क्या गुनाह हो गया हमसे कि हमसे आप 78% का टैक्स ले रहे हो,
तो ये सेक्शन बोलता है कि ऐसा करो, तुम ये सारे सेक्शन जाके पढ़ो और अपने आप आइडिया लो कि तुमने ऐसा क्या पाप किया था। ओके, चलिए जी, बात करते हैं सेक्शन 68 कैश क्रेडिट। इसमें हमने जग्गू भैया की बात की थी। जग्गू भैया की बुक्स ऑफ अकाउंट में 50 लाख का इनकमिंग दिख रहा है कि हाँ भैया पैसा आया हुआ है। हमने पूछा भैया बता दो भैया पैसे कहाँ से आए, तो वो कह रहे कि अरे यार आए होंगे किसी के। अरे भाई किसी के नहीं, कैसे आए, शो मी द कलेक्शन, कि तुम्हारी सेल हुई थी, तुमने सर्विस दी थी, ऐसा क्या काम किया। मतलब तुम्हारी बुक्स ऑफ अकाउंट में ऐसा पैसा है जिसको तुम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो। तो सेक्शन 68 कहते हैं कि अगर तुम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो या फिर एक्सप्लेन तो कर रहे हो लेकिन वो प्रॉपर नहीं है, असेसिंग ऑफिसर को, इनकम टैक्स ऑफिसर को प्रॉपर नहीं लग रहा, तो तुम्हें 78% का टैक्स देना पड़ेगा। इसमें एक दो बात थी, छोटी छोटी थी। मान लो तुमने लोन लिया है, मैंने अपना एग्जाम्पल दिया कि जी मैंने दिलीप जी से 1 लाख रुपीज़ का लोन लिया, तो तुम बताओ तो सही, दिलीप जी से लोन लिया, उनका पैन कार्ड, आधार कार्ड कुछ तो होगा, तुम वो भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। ओके, सेकंड हमने बात की क्लोजली हेल्ड कंपनी की, कि अगर यार क्लोजली हेल्ड कंपनी के किसी ने शेयर एप्लीकेशन से या फिर शेयर कैपिटल में कहीं भी पैसा लगाया, हमने पूछा ये पैसा कहाँ से आया, वो नहीं बता रहा, शेयर होल्डर भी नहीं बता पा रहा, तो हम ये मान लेंगे डीम्ड इनकम है कंपनी की। ओके, ये छोटी छोटी बातें थी। उसके बाद अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट सेक्शन 69। हमने कहा जी आपके पास फ्लैट है, 2 फ्लैट है, वो उनकी वैल्यू है जी 20 करोड़ रुपये, और आपसे पूछा तो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में वो लिखा ही नहीं है। कहाँ है ये फ्लैट के मालिक, आप ही हो, हाँ जी मैं ही हूँ, तो बुक्स ऑफ अकाउंट में क्यों नहीं है, तो तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं, या फिर तुम जो जवाब दे रहे हो उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहा, यानी असेसिंग ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहा, डीम्ड इनकम मानी जाएगी और 78% का टैक्स देना पड़ेगा। नाउ सेक्शन 69A अनएक्सप्लेन्ड मनी। ये क्या कह रहा है, तुम्हारे पास ज्वेलरी रखी है, तुम्हारे पास ज्वेलरी रखी है, मनी रखा है, बिलियंस रखे हैं, हमने पूछा कि ये 10 करोड़ का ज्वेलरी कहाँ से आई, तुम बोल रहे हो जी शादी मिली है। भाई ये शादी में 10 करोड़ की ज्वेलरी नहीं मिलती किसी को, तुम्हारे पापा को गिरफ्तार कर लेंगे बेटा, उनसे पूछ लेंगे 10 करोड़ कहाँ से दिए लड़की को, तो तुम्हें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देनी है, झूठ बोलोगे पकड़े जाओगे, और नहीं दे पाओगे तो 78% का टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, ओके, ये हमारा हो गया सेक्शन 69A। ओके, इसके बाद है हमारे पास सेक्शन 69B। इसने दोनों को कवर अप कर लिया, इन्वेस्टमेंट को भी, एसेट को भी, कि मान लो तुम्हारे पास 20 करोड़ के फ्लैट है, तुमने बुक्स ऑफ अकाउंट में सिर्फ 2 करोड़ शो कर रखा है, तो जो 18 करोड़ का नहीं शो कर रखा है, और नहीं शो कर रखा है और एक्सप्लेनेशन भी प्रॉपर नहीं है, तो उसमें तुम्हें 78% का टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद सेक्शन 69C अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर। इसमें मैंने भोजपुरी में एक डायलॉग मारा था आपको क्लास के दौरान, और हाँ हम जो भी सुन रहे हैं समझ रहे हैं, ऑलरेडी इनके लेक्चर्स यूट्यूब पे अपलोडेड हैं, आप प्रॉपर मोटिवेशन के साथ, डेडिकेशन के साथ, नोट्स के साथ क्लास लेक्चर यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। प्लीज़ अगर तुम्हारे पास टाइम है तो लेक्चर देख लेना, नहीं है तो एग्जाम से पहले, टेस्ट से पहले, रिवीजन से पहले इन ऑडियो को जरूर सुनना। माई सेल्फ विनीत मिश्रा, योर टीचर, योर मेंटर, योर दोस्त। ओके, ज़िंदगी में कभी भी लगे मेरे ऑडियो हेल्पफुल हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे थैंक यू जरूर भेज देना। हाँ सर, क्या भोजपुरी डायलॉग मारा था नेक्स्ट पिक्चर में, यानी खाए का ठिकान नहीं और बाबू भैया बन रहे हैं, यानी तुम्हारे खाने के पैसे हैं नहीं जेब में तुम्हारे पास, और तुम 10 करोड़ की BMW कार लेके घूम रहे हो, तुमने शादी में BMW कार गिफ्ट कर दी। काम क्या करते हो जी, पान पे चूना लगाते हैं, पान पे चूना लगा भाई मेरे को चूना मत लगा। जो खर्चा किया है, पहली बात तो किसी भी हेड में तुम्हें उसकी खर्चा अलाउ नहीं होगा। दूसरी चीज़, तुम्हें 78% से टैक्स देना पड़ेगा। हमें बताओ कि ये पैसा कहाँ से आया। नाउ द लास्ट, अमाउंट बोरोड ऑन और रीपेड ऑन हुंडी। हुंडी लाइक अ प्रोमिसरी नोट, तुम कैश बेसिस पे, अगर ये अकाउंट बेसिस पे है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर कैश बेसिस पे अमाउंट रीपे कर रहे हो या फिर बोरो कर रहे हो हुंडी से, तो फिर 78% का टैक्स देना पड़ेगा। ये हमने पढ़ा था। अब हम बेसिक टैक्स रेट्स पे आते हैं, जिसकी कहानी हमने चालू की थी। कहानी का चालू कैसे हुई थी, तो हमने कहा था देखो यार, हमने जो भी चीज़ें पढ़ी है अभी तक उसका फ़ायदा क्या है, ठीक है। तो उसमें हमने पढ़ा कि देखो, हम कहेंगे कि हमने इनकम टैक्स जो भी पढ़ा, इसमें हम टोटल इनकम निकालते हैं, टैक्स लाइबिलिटी निकालते हैं पर्सन्स की। नेम ऑफ द असेसी जैसे मिस्टर राम, फॉर द प्रीवियस ईयर, फॉर द असेसमेंट ईयर, ठीक है। इसमें हम सारी हेड को क्लब कर देते हैं, इनकम को क्लब कर देते हैं, इनकम फ्रॉम द सैलरी, इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम द बिजनेस एंड प्रोविजन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ग्रॉस टोटल इनकम। और फिर इसमें से ये सारी इनकम्स को हम जोड़ देते हैं 5 हेड से इनकम को, तो ग्रॉस टोटल इनकम आता है, उसमें से डिडक्शन लेस कर देते हैं, 80C to 80U, चैप्टर 6 भी बोला जाता है उसको, ठीक है। उससे आ जाती है नेट टोटल इनकम। इसके बाद हम लगाते हैं टैक्स लाइबिलिटी का फॉर्मूला, ठीक है। सर टैक्स लाइबिलिटी का टैक्स रेट, एक वर्ड आता है टैक्स रेट, एक होता है टैक्स रेट्स। अगर आप पे एक से ज़्यादा रेट्स लग रहे हैं तो टैक्स रेट्स बोला जाता है, और अगर सिंगल रेट लग रहा है तो टैक्स रेट बोला जाता है। लेट्स सपोज 3 लाख की इनकम तो टैक्स रेट, 5 लाख इनकम तो टैक्स रेट्स। तो इसमें 2 कैलकुलेशन है, एक है न्यू टैक्स रेजिम और एक है नॉर्मल इनकम, नॉर्मल टैक्स रेट्स। तो अभी नॉर्मल और दोनों ही हैं, एज पर द क्वेश्चन में डिसाइड करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन बोलेगा अंडर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, तो ये इंडिविजुअल, HUF, AOP, BY, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन सबके लिए है, और इस पर कोई भी एज लिमिट नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर हमने MTP 1 का 2 मार्क का क्वेश्चन भी देखा था, मैंने करवाया था आपको। अप टू 3 लाख नो टैक्स, 3 लाख टू 6 लाख 5%, 6 लाख टू 9 लाख 10%,
9 लाख टू 12 लाख 15%, 12 लाख टू 15 लाख 20%, और अब एबोव अगर 30% है तो सॉरी एबोव अगर 15 लाख है तो 30% का टैक्स आपको देना पड़ेगा, प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% कंपलसरी है। ऑल जो भी मैं बताऊंगा या नहीं बताऊंगा भूल गया तो भी 4% कंपलसरी रखना। अगर इंडिविजुअल का केस है और नॉर्मल प्रोविज़न है, ठीक है, नॉर्मल प्रोविज़न, तो अप टू 2.5 लाख, अगर आप 60 ईयर से कम है तो अप टू 2.5 लाख आपके लिए निल है। अगर आपकी एज 60 टू 80 ईयर है तो 3 लाख तक निल है, और 5 लाख को क्रॉस करते हैं अगर आपकी एज 80 ईयर को क्रॉस करती है तो आपको 5 लाख तक एग्जाम्प्ट है। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, मेरी टंग थोड़ी स्लिप हो गई, गलत बोल दिया होगा मैंने, सॉरी। अप टू 2.5 लाख एग्जाम्प्ट है अगर आपकी एज अप टू 60 ईयर है। अगर अप टू 30 लाख एग्जाम्प्ट है अगर आप 60 ईयर टू 80 ईयर है। अप टू 5 लाख एग्जाम्प्ट है अगर आपकी एज 80 ईयर को क्रॉस करती है। अगर आपकी एज 60 ईयर को क्रॉस करती है, ठीक है, अप टू एज 60 है तो 2.5 तक निल है, बट नेक्स्ट 2.5 यानी अप टू 5 लाख पे 5% का टैक्स देना पड़ेगा। अप टू 60 टू 80 है तो 3 लाख तक आपका टैक्स जो है आपको नहीं देना पड़ेगा, बट नेक्स्ट 2 लाख पे आपको 5% का टैक्स देना पड़ेगा। और अप टू 5 लाख 80 ईयर है तो वैसे ही आपका एग्जाम्प्ट है। देन जो नेक्स्ट 5 लाख टू 10 लाख होगा उस पर 20% का टैक्स है, एंड अबव 10 लाख 30% का टैक्स है। फिलहाल के लिए मैंने आपको ये बातें ही सिखाई थी। आइए जी नोट्स में जरा मैं आता हूँ, ये सारी चीज़ें सिखा दी मैंने आपको। ओके 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 ओके। इसके बाद मैंने जो नेक्स्ट टॉपिक आपको सिखाया था क्लास में टैक्स लायबिलिटी को लेके, वो था सरचार्ज। सरचार्ज के लिए छोटी छोटी बातें बताई थी मैंने आपको कि टैक्स को हम सरचार्ज बोलते हैं। अगर 50 लाख से ज़्यादा अर्न किया तो 10% का आपको सरचार्ज लगेगा, 100 लाख को क्रॉस किया तो 15% का, 200 लाख को क्रॉस किया तो 25% का, और 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा। ये मैंने नॉर्मल कैलकुलेशन बेस पे आपको बताया था, एक दो और होंगे जो मैंने बुक से मार्क कराए थे, वो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर ये हमने कैलकुलेशन सीखी, ये हमने सरचार्ज निकालना सीख लिया, ठीक है। और इसके बाद जब हम आगे बढ़े तो अगला टॉपिक आया मार्जिन रिलीफ। मार्जिन रिलीफ क्या कहता है कि भैया देखो, तुमने 1 रुपये कमाए, 1 रुपये पे टैक्स दिया चलता है। तुमने 100 रुपये कमाए, 100 रुपये पे टैक्स दिया चलता है। तुमने 1000 रुपये कमाए, गवर्नमेंट का 1000 रुपये पे टैक्स दो, चलता है। लेकिन तुम कमा रहे हो 1000 रुपये, गवर्नमेंट कह रही है 2000 का टैक्स भरो, तो ये नहीं चलता है। दिस इज कॉल्ड मार्जिन रिलीफ। तो हमने यहाँ पे कहा इफ देयर इज अ मार्जिनल इंक्रीज ओवर 50 lakhs, 100 lakhs, 200 lakhs, surcharge is applicable on entire amount of income tax, and as a result increase in tax is more than the increase in income. To remove this defect, assessee shall allowed relief to the extent increase in tax is more than the increase in income, and it is called marginal relief. Okay, तो ये कैलकुलेशन भी हमने सीख ली थी कि भैया सरचार्ज की वजह से हमें एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ रहा है जो हमने कमाया ही नहीं है, तो उसको मार्जिनल रिलीफ के थ्रू रिमूव कर देते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक था रिबेट 87A, जिसमें न्यू टैक्स रिजीम और नॉर्मल स्कीम दोनों एक साथ हमने पढ़े थे। दोनों में रेजिडेंट इंडिविजुअल कॉमन है, लेकिन हाँ न्यू टैक्स रिजीम में अप टू 7 लाख हम इनकम चेक करते हैं और नॉर्मल स्कीम में अप टू 5 लाख चेक करते हैं। न्यू टैक्स रिजीम में रिबेट अलाउड है अप टू 25,000 और न्यू स्कीम में अलाउड है अप टू 12,500। ओके, इस पे हमने कैलकुलेशंस सीखी थी। उस चीज़ को करते हुए फिर हमने कहा था एडिशनल एडजस्टमेंट और रिबेट अंडर सेक्शन 87A, तो ये न्यू टैक्स रिजिम के लिए एप्लीकेबल होता है, पुराने वाले के लिए नहीं है। और हाँ, जो MTP 1 में क्वेश्चन आया था वो इसी पे आया हुआ था कि अगर आपकी इनकम 7 लाख को क्रॉस करिए, लेट्स सपोज 7 लाख 1,000, तो 7 लाख पर तो 25,000 तक एग्जाम्प्ट था, लेकिन आपने सिर्फ 1,000 एक्स्ट्रा कमाया, और अगर वो जो 1,000 एक्स्ट्रा कमाया उसकी वजह से आपका टैक्स लेट्स सपोज 2,000 आ गया, आपने कमाया 1,000 और टैक्स आ गया 2,000, तो गवर्नमेंट कहती है भैया जो तुमने एक्स्ट्रा कमाया ना बस वो टैक्स हमें दे दो, जो एक्स्ट्रा टैक्स निकल के आ रहा है वो देने की जरूरत नहीं है। यानी तुमने 1,000 इनकम अर्न की तो 1,000 पे हमें टैक्स दे दो, 1,000 पे 2,000 का टैक्स है तो वो तुम्हें एक्स्ट्रा जो अमाउंट बन रहा है टैक्स का वो देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये भी हमने कैलकुलेशन के थ्रू सीख लिया था। हाँ, फिर इसके बाद एग्रीकल्चर इनकम का क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। एग्रीकल्चर इनकम का फॉर्मेट मैंने आपको याद रखने के लिए बोला था कि कैसे करते हैं। देखो नॉर्मल इनकम आ गई, नॉर्मल इनकम प्लस स्लैब रेट। लेट सपोज यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं 3 लाख, न्यू टैक्स रिजिम में 3 लाख 6 लाख यही है, तो आप पे स्लैब रेट लेट सपोज 3 लाख, आपका जो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है वो 3 लाख है। क्या है? 3 लाख। ओके, न्यू टैक्स रिजिम में तो आपकी इनकम है लेट सपोज 7 लाख, तो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट इज 3 लाख, तो आपका टैक्स आ गया जी स्टेप 1, टैक्स निकाल लो इसका स्लैब रेट से 60,000 आ गया। ओके, नाउ बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट प्लस एग्रीकल्चर इनकम, लेट्स सपोज तुम्हारी एग्रीकल्चर इनकम है 3 लाख, तो 3 लाख प्लस बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट दिस इज 3 लाख, तो स्टेप 2 आपका टैक्स आ गया 15,000। स्टेप 3 कहता है स्टेप 1 में से स्टेप 2 को लेस कर दो, ठीक है। अगर कोई रिबेट अप्लीकेबल है,
लेट्स सपोज इस क्वेश्चन में नॉर्मल इनकम जो थी आपकी 7 लाख थी, तो अगर रीबेट अप्लीकेबल है तो लेस कर दो, अगर रीबेट अप्लीकेबल नहीं है तो छोड़ दो, ठीक है। टैक्स एंड हेल्थ, टैक्स बिफोर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आ जाएगा, उस पर ऐड कर देना हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%, ठीक है। इसी को अगेन मैं बोलता हूँ, अगर मान लो रीबेट अप टू 7 लाख को क्रॉस कर रही है टोटल इनकम, देन नॉर्मल इनकम आपकी जो भी है, स्टेप 1 क्या होगा, नॉर्मल इनकम प्लस बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। स्टेप 2 क्या होगा, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट प्लस एग्जाम्पशन आपकी एग्रीकल्चर इनकम। स्टेप 1 क्या कहता है, टोटल इनकम प्लस बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। स्टेप 2 क्या कहता है, एग्रीकल्चर इनकम प्लस बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, दोनों का टैक्स आपने निकाल लिया। स्टेप 3 कहता है कि स्टेप 1 को स्टेप 2 में से लेस कर दो, ऐड कर दो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ठीक है। ये वाली चीज़ें मैंने आपको बताई थी। फिर कुछ स्पेशल रेट्स थे, मैंने कहा था मार्क कर लो, एग्जाम में ज़रूरी है। ये पहले पीजीबीपी में हुआ करता था, अब न्यू सिलेबस में इसको चैप्टर 1 में इंट्रोड्यूस कर दिया गया। रूल 8 क्या कहता है, एग्रीकल्चर रूल 8 है ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी। अगर आप ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो टी को, तो एग्रीकल्चर इनकम 60% मानेंगे, 40% पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। रूल 7B कहता है ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉफ़ी, कॉफ़ी में अगर ग्रोन एंड कर्व्ड कर रहे हो तो 75% तक एग्जाम्प्ट है, यानी एग्रीकल्चर इनकम है। 25% पीजीबीपी, यानी उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। ग्रोन क्योर्ड एंड ग्राउंडेड है तो एग्रीकल्चर इनकम 60% है, पीजीबीपी 40, यानी 40 पे टैक्स देना है, 60 पे टैक्स देना नहीं है। एंड द लास्ट रूल 7A ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग रबर, रबर के केस में एग्रीकल्चर इनकम 65% है, यानी 65% तक टैक्स नहीं देना है। पीजीबीपी इनकम 35% है, यानी वहाँ तक आपको टैक्स देना होगा। तो ये है अल्टीमेट रिविजन और बेसिक टैक्स एंड रेट्स का, जिसमें मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी है। कुछ चीज़ें कवर अप नहीं की है, जो एक्स्ट्रा HUF AOP BY वो चीज़ें मैंने छोड़ दी है, तो वो बातें आप जाके बुक से रेफर करके देख सकते हो, या फिर लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड है, वहाँ पे जाके आप प्रॉपर सीख सकते हो। एज अ रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू, लास्ट पॉइंट ऑफ व्यू और लास्ट मूवमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, इतना रिवीजन अब तक का सफिशिएंट है। तो मैंने लास्ट 3 ऑडियो और ये ऑडियो मिला के 20 to 30 मिनट्स में पूरा चैप्टर प्रॉपर 1 by 1 रिवाइज कर दिया है। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड बेस्ट, यू टेक केयर, बाय बाय। आपको लगा हो आपके मास्टर ने आपके लिए दिल से मेहनत की है तो एक थैंक्स मुझे व्हाट्सएप पे ज़रूर भेजना। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9354719404। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। मित्रों, इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। सर नेक्स्ट क्या स्टार्ट कराने वाले वो बताओ। लो जी, स्टार्टिंग ये भी बता देता हूँ मैं आपको। नेक्स्ट जो है जितनी मेहनत, एक सेकेंड मेरा पेन चला गया नीचे, एक सेकेंड राइट। तो जितनी मेहनत हमने अभी की है, इससे बहुत कम मेहनत अब आगे लगेगी। फर्स्ट चैप्टर पे सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है, अब इतनी मेहनत नहीं है। अब हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दिस इज़ हाउस प्रॉपर्टी। अराउंड 5 to 6 और 7 लेक्चर में पूरा खत्म हो जाएगा। हाँ, और इस पे RTP में भी क्वेश्चन है, MTP 1 में भी क्वेश्चन है, MTP 2 में भी क्वेश्चन है। अभी है ना एग्जाम का क्वेश्चन आया नहीं, अब आना शुरू होगा मेरे दोस्त, ठीक है, अब आना शुरू हो जाएगा। अब अगले टॉपिक से जो भी टॉपिक पढ़ेंगे एग्जाम के क्वेश्चन को साथ के साथ में निपटाऊंगा चैप्टर वाइज, ताकि आपकी अपडेशन रहे नॉलेज की और एवरीथिंग की। अभी तक के लिए मुझसे कोई गलती हुई हो माफ़ करना, कुछ गलती रह गई हो तो भी माफ़ करना। दिल से कमेंट बॉक्स में जाके थैंक यू लिखना। और अब मेरे हिसाब से मुश्किल से वीक में 1 या 2 डेज ही मिस होंगे, अदरवाइज नॉन स्टॉप 5 to 6 लेक्चर, 4 to 5 लेक्चर्स आपको मिलते चले जाएंगे। एक ही चीज़ चाहिए दिल से, आप लोग का सपोर्ट, आप लोग का रिजल्ट। कुछ लोग बोलते हैं कि सर एट दी एंड कमेंट कर देंगे, थैंक्स बोल देंगे, आपकी मर्ज़ी है, बट रेगुलर बोलोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। जैसे रेगुलर लेक्चर आते हैं आपको अच्छा लगता है, थोड़ा सा मेरे बारे में सोच लीजिए, बाकी कोई बात नहीं है। शिद्दत से पढ़ेगा, रिजल्ट आएगा। तो ज़िंदगी में याद रखिएगा, एक मास्टर था जिसने दुआओं के लिए आपके लिए अपना पसीना बहाया था। मैंने एक बात और सिखाई थी, ये पसीना नहीं, ये गंगा जल है जो आपके कर्मों की शुद्धिकरण करता है आपके रिजल्ट के लिए। विश ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक हाउस प्रॉपर्टी के साथ। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।